बच्चों शुरू करते हैं हम लोग गति एवं बल। और शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा कि आप टू IITians सरकारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। देखिए पहली बात तो आ जाती है कि हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूँ कि चलो गति पढ़ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं मोशन। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं मोशन। अब कुछ उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं जहां पर आपको समझ में आएगा कि गति हो रही है या नहीं हो रही है। सड़क, मेज, कुर्सी, चारपाई, सिलाई मशीन, चूल्हा, फर्श, दीवार। और भी उदाहरण ले लेते हैं। सड़क पर दौड़ती कार, आकाश में उड़ता वायुयान, वायुयान यानी एरोप्लेन, जहाज, हाथी, घोड़ा, गाय, एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती तितली, भौरे, चिड़िया, फर्श पर लुढ़कती गेंद। इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास, इतने सारे उदाहरण लिखे हुए हैं व्हाइट बोर्ड पर। अब आपको केवल इतना निश्चित करना है कि किनमें कहा जाएगा गति है और किनमें कहा जाएगा गति नहीं है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि भाई जो रुका हुआ है, सड़क, मेज, कुर्सी, चारपाई, ये सब एक ही जगह रहते हैं। अपने मन से चारपाई जब तक उठाई ना जाए तब तक चलती नहीं है। और सड़क को उठा के तो कोई ले ही नहीं जा सकता, सड़क को उसी जगह रहना है। ठीक है, मेज, कुर्सी, चारपाई सब एक ही जैसी होगी। सिलाई मशीन थोड़ा सा अलग चीज हो गया। सिलाई मशीन अगर बिजली वाली सिलाई मशीन है तो अपने आप वो चल सकती है, बिजली लगाओ खट 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 काम करती रहती है। हाथ पैर वाली है तो जब आप अपने हाथ या पैर से सिलाई मशीन चलाएंगे तब चलेगी। तो सिलाई मशीन ऐसी चीज है जो आपकी इच्छा अनुसार गति में आ सकती है। मशीन है बिल्कुल वैसे ही सड़क पर दौड़ती कार भी है, ये भी अपने आप में एक मशीन है, तो वो चलाने पर चलेगी। ठीक है। चूल्हा, देखिए चूल्हा भी गति नहीं करता। आप भले चूल्हा जला रहे हैं, उसमें आग लगी हुई है, खाना पक रहा है, कढ़ाई चढ़ी हुई है, तब भी चूल्हा जो है अपनी जगह पे ही रहता है। फर्श और दीवार भी हमेशा अपनी जगह पे रहती है। तो मोटा मोटी हम लोग कह सकते हैं इस तरफ जितनी चीजें लगी है, लिखी हुई है, वो सब कैसी है? रुकी हुई। ये सब कैसी है? रुकी हुई। निर्जीव कैसे? हाँ, निर्जीव तो इधर वाली भी है ज्यादातर, लेकिन कुछ जो इधर मैंने लिख दिया, हाथी, घोड़ा, गाय, भौरे, चिड़िया, है ना, जो इस एल में रखी हुई है, वो सारी चीजें सजीव। वो चीजें क्या? वो सारे जीव हैं, तो वो सब सजीव है। ठीक है। तो जो सजीव हैं अब वो तो चलेंगे। अगर पौधे हैं, पौधे भी जीवित होते हैं लेकिन पौधे नहीं चलते हैं, पौधे गति नहीं करते हैं। ये भी आपका सही ऑब्जर्वेशन रहा कि ज्यादातर चीजें यहाँ पे जो है वो तो पक्का निर्जीव है, लेकिन यहाँ पे निर्जीव सजीव दोनों है ना। तो जैसे कार है और वायुयान है, ये या सिलाई मशीन है, ये सब क्या है? मनुष्य की इच्छा पे गति करते हैं। और हाथी, घोड़ा, गाय, ये सब अपनी इच्छा पे गति करते हैं। तितली, भौरे, चिड़िया अपनी इच्छा पे गति करते हैं। और फर्श पर लुढ़कती गेंद, ये भी मनुष्य की इच्छा पर गति करता है। मुझे नहीं, बहुत कम हाथी, घोड़ा, गाय होंगी जो फुटबॉल खेलते होंगे, मतलब सर्कस वगैरह में जरूर करते होंगे, लेकिन ज्यादातर नेचुरल बिहेवियर नहीं है कि हाथी जो है वो बॉल से खेले। इतना खाली टाइम उनके पास नहीं होता है, खाली टाइम मनुष्यों के ही पास रहता है। इतने उदाहरण देखने के बाद फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि आप कैसे निश्चित करेंगे कि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में। ये इसकी अगर हम लोग परिभाषा देखना चाहें तो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। फिर से एक ही उदाहरण देखेंगे। अब हम इस पेड़ को देखते हैं। इस पेड़ में एक चिड़िया बैठी हुई है, ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेते हैं कि हाँ पेड़ में एक चिड़िया बैठी हुई है। अब खूब देर अगर हम लोग वेट करें, और जाहिर है कि चिड़िया बैठी है तो जिंदा है वो चिड़िया, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, नहीं तो चिड़िया अगर जिंदा है तो बैठी होगी और मरी है तो पड़ी होगी।
है ना। ये इस तरह से भाषा से ही समझ में आ जाता है कि क्या अवस्था है। तो खूब समय बिता दें हम लोग इस पेड़ के पास आए और 15-20 दिन बिता दें, वहीं रहे, अपना डेरा डाल लें वहीं पे, तो ऐसा होगा कि चाहे जितना समय आप वहां पे बिता दें, लेकिन पेड़ अपनी ही जगह रहेगा कि नहीं, लेकिन चिड़िया वहां से उड़कर जरूर निकल जाएगी, अपना स्थान जरूर बदलेगी। हो सकता है वहां पे घोंसला हो तो रोज जाए और रोज लौट आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन अपना स्थान बदलती रहेगी। तो हम लोग क्या कहेंगे, समय के साथ पेड़ अपना स्थान नहीं बदल रहा है ना, नहीं बदल रहा है, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम लोग बोले समय के साथ चिड़िया या पक्षी जो है वो अपना स्थान बदल रही है ना, वो अपना स्थान बदल रही है। चिड़िया को स्त्रीलिंग में लिखा जाएगा। तो बस जो अपना स्थान समय के साथ, चाहे धीरे धीरे ही सही, मान लो 15 दिन में एक बार भी कोई चिड़िया उड़ रही है, तो भी हम लोग मानेंगे कि वो गतिशील है। इसीलिए पहला वाला जो है, पेड़ अपना किस स्थिति में है, विरामावस्था में। बहुत ज्यादा समय के बाद भी कोई चीज अगर रुकी हुई है तो वो विरामावस्था में है। और समय के साथ चिड़िया अपना स्थान बदल रही है, तो चिड़िया किस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में। ठीक है, बस यही अभी तक समझाने का मतलब था कि समय के साथ अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रेस्ट पे है, और अगर समय के साथ अपना स्थान बदल रही है तो वो मोशन में। तो ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, क्लास 4th 5th में ऐसा सिखाया जाता है। अब हम लोग 3 उदाहरण और लेते हैं। क्या क्या, कलाई घड़ी, पेंडुलम वाली दीवार घड़ी और पंखा। कलाई घड़ी में आप देखते हैं कि आप मान लीजिए घड़ी अपने हाथ में बांध लें या मेज में रख दें, तो आप अगर मेज में रख रहे हैं तो घड़ी अपनी ही जगह रहती है। हाथ में बांध लेंगे तो आप जैसे हाथ इधर उधर हिलाते रहेंगे तो घड़ी एक तरीके से गति कर रही है। लेकिन आपने कलाई घड़ी ली, मेज पे रख दी, 20 दिन बाद आप लौट के आए तो आप देखेंगे कि उसकी सुइयां तब तक चलती रही। तो घड़ी तो नहीं चल रही है, लेकिन उसकी सुइयां चल रही है, सेल पड़ा हुआ है, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, उसी तरह पेंडुलम वाली घड़ी, दीवार घड़ी, उसमें क्या होता है, एक ऐसे लोलक टंगा रहता है। आपने जरूर ये वाला सवाल किया, मतलब ये वाली फोटो देखी होंगी। लोलक जो है वो अपना इधर उधर गति करता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, टिक टॉक टिक टॉक। टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में, है ना। ठीक है, तो पेंडुलम वाली दीवार घड़ी में क्या, इसको पेंडुलम अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में लोलक बोलते हैं। और इधर हम लोगों ने बात की कलाई घड़ी की सुइयां की, सुइयों की बात की। ठीक है, और उसी तरह अगर पंखा है, छत वाला पंखा है या टेबल फैन है, कोई भी फैन है, चलिए हम लोग छत वाला पंखा ले लेते हैं। छत वाले पंखे को कहते हैं क्या, सीलिंग फैन। तो अगर ऐसा पंखा हम लोग ले लेते हैं, उसको ऑन कर देते हैं, तो उसमें पंखुड़ियां होंगी, वो चलती रहेंगी। तो यहां पे मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि कलाई घड़ी अपनी जगह है, परंतु उसका एक भाग, सुइयां, वो चलती रहती। दीवार घड़ी अपनी जगह है, लेकिन उसका एक भाग लोलक चलता रहता है। पंखा भी अपनी जगह टंगा हुआ है, या टेबल फैन अपनी जगह रखा हुआ, लेकिन उसकी पंखुड़ियां चलती रहती हैं अगर हम लोग बिजली सप्लाई इसमें देते हैं। इन दोनों में सेल लगता है और इन दोनों में बिजली लगती है। अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रयास करके हम इसे अपने ही घर में एक जगह रखकर फिर भी इसके किसी भाग को भी चलाकर काम ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे कि रुका हुआ है या चल रहा है, ये डाउट आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग बोलेंगे जब किसी वस्तु का कोई भाग भी चल रहा हो, तब भी हम उसे गतिशील अवस्था में ही रखेंगे। पूरी तरह, अब जैसे
पेड़ पौधे वगैरह है, पेड़ पौधे के में बहुत ज्यादा हवा चल रही हो, डालियां हिल रही हो तो बात अलग है, तो उसे गतिशील बोल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर पेड़ पौधे अपनी जगह पर स्थित रहते हैं, उनके भाग भी बहुत ज्यादा गति नहीं करते हैं, इसलिए पेड़ पौधे को हम लोग रुके हुए में विरामावस्था में मानते हैं। तो अब तक के डिस्कशन से हम लोगों ने अपनी फाइनल डेफिनेशन बना ली, परिभाषा बना ली गति की। क्या? यदि समय के साथ पूरी वस्तु अथवा उसका कोई भाग की स्थिति में परिवर्तन हो रहा हो समय के साथ, है ना, या यदि समय के साथ पूरी वस्तु या उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वह वस्तु गति में कहलाई जाएगी। तो यही डेफिनेशन है, यही परिभाषा है गति की, कि पूरी वस्तु इधर उधर हो जाए या उसका कोई भाग इधर उधर हो जाए तो वो वस्तु गति में कहलाए। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम, इन तीनों पे हम लोग बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। अभी सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो नियम है ये किन्होंने दिए थे, ठीक है। हिंट मैं देता हूं कि अभी मैंने पेड़ बनाया था, उन्होंने पेड़ के नीचे ही काफी ज्ञान प्राप्त किया था। उनका नाम क्या था बच्चों, बताइए? हाँ, न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन इसीलिए इन्हें बोलते हैं न्यूटन के नियम। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर? गति का जो प्रथम नियम है उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और फिर उसी तरह हम लोग बोलेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले प्रथम नियम पे फोकस करते हैं। तो ये रहता है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह सदैव विरामावस्था में रहेगी, लेकिन यह केवल आधा हिस्सा है। बिल्कुल उसी तरह बोलेंगे यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह हमेशा गतिशील ही रहेगी। दोनों बातें, जब तक, इसके बाद इसमें एक शर्त भी है। शर्त क्या है? कि जब तक कोई बाहरी बल न लगाओ, बाह्य बल न लगाओ, मैं बाहरी लिख रहा हूं, जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लग रहा हो, ठीक है। तो ये बात लेकिन आपको हजम नहीं होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई क्रिकेट बॉल है उसको लुढ़का देते हैं, तो लुढ़का देते हैं तो क्या वो जीवन भर लुढ़कती रहती है? लुढ़कते लुढ़कते धरती का चक्कर लगा के वापस आपके पीठ में लग जाएगी? ऐसा नहीं होगा ना, रुक तो जाती है। तो फिर क्या ये नियम गलत है? नियम अपनी जगह सही है और बात यहां पे आकर रुक जाती है। न्यूटन ने बहुत चालाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब तक कोई बाहरी बल ना लगे, तो जो गेंद है उसको आप लुढ़काते हैं तो वो जमीन में लुढ़कते हुए जाती है, तो उसमें बाहरी बल क्या लग रहा होता है? घर्षण लग रहा होता है। इसलिए वो गेंद थोड़ी देर बाद घर्षण की वजह से रुक जाती है। इसीलिए आप अगर आप देखें गेंद को, मान लीजिए आप पानी में लुढ़काने की कोशिश करें तो थोड़ी ही देर में रुक जाएगी। गेंद को आप अगर फर्श पे लुढ़काने की कोशिश करें, मंदिर का फर्श है जहां पर बढ़िया मार्बल वगैरह मस्त लगा हुआ है, तो उस पे लुढ़काएंगे तो गेंद ज्यादा दूर तक जाएगी। फिर उसी तरह कांच का फर्श अगर बना लिया जाए, भाई बहुत बड़े आदमी है, तो गेंद और ज्यादा दूर तक जाएगी, तब रुकेगी। तो इसमें क्या हो रहा है? पानी में जो है वो घर्षण ज्यादा हो रहा है, वहां तो विस्कोसिटी वगैरह भी आ जाती है। फिर मंदिर का जो फर्श है उसमें घर्षण कम है, कांच में घर्षण और कम है। और अगर मंदिर का फर्श देखें और कांच देखें उसके मुकाबले आपकी जो क्रिकेट फील्ड है उसमें घर्षण ज्यादा होता है। तो इसलिए घर्षण कम हो या ज्यादा हो, कहीं ना कहीं होगा जरूर और वो आपकी गेंद को रोक लेगा।
फिर हम लोग एक दूसरी गेंद पे आते हैं, एक बहुत बड़ी गेंद। क्या? पृथ्वी का चक्कर लगा रही है एक बहुत बड़ी गेंद। कौन सी? चंद्रमा है। चंद्र या पृथ्वी को ही गेंद मान ले, वो किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो जहां बात आ जाती है पृथ्वी और चंद्रमा की, तो चंद्रमा भी एक गेंद है। अब होता क्या है कि चंद्रमा इस दिशा में चल पड़ा है ना, जो लाल रंग की परिक्रमा वाला कक्षा बनाई है हमने, इस दिशा में चल पड़ा है और इस दिशा में इसको रोकने वाला कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण की कुछ लोग बोलेंगे नहीं बाहरी बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण जो है बच्चों इस काली वाली दिशा में लग रहा है ना। तो इस दिशा में चंद्रमा अपना चल पड़ा है और इस दिशा लाल वाली दिशा में कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा है। इसी की वजह से चंद्रमा हमारा न्यूटन का प्रथम नियम का पालन करते हुए एक बार चल पड़ा तो चल ही पड़ा है और हर बार 28 दिन में पूर्णिमा देता है। ये सब आप जानते हैं। तो इसलिए ये नियम सही है। बाहरी बल अगर उसके चलने की दिशा का विरोध कर रहा है तो चलती हुई चीज रुक जाएगी। बाहरी बल अगर उसकी रुकी हुई अवस्था का विरोध कर रहा है कि नहीं नहीं भाई तुम चलो, अलमारी रखी हुई है उसको धक्का दे रहे हैं आगे की तरफ, तो अलमारी एक आदमी से मान लो नहीं खिसकेगी, लेकिन 4 आदमी लगेंगे तब तो अलमारी खिसक जाएगी ना। तो इसीलिए बल जो है दिशा पे भी निर्भर करता है कि बल कहां लगाया जा रहा है। यहां पे देखिए बल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण वाला, लेकिन इस दिशा में लग रहा है और आपका चंद्रमा इस दिशा में घूम रहा है, इसलिए ये बल लगने के बावजूद भी इसकी गतिशील अवस्था को बर्बाद नहीं कर पा रहा। तो हम लोग ने ये समझ लिया कि प्रथम नियम कहता है कि चलने वाली चीज चलती रहेगी, रुकी हुई चीज रुकी रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगा हो। इस नियम का एक और नाम है जड़त्व का नियम। ठीक है, इस नियम का एक और नाम है क्या? जड़त्व का नियम। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया होता है जड़त्व। अच्छा, इसका एक और नाम है, एग्जाम में कई बार ये चीज पूछा जा चुका है कि भाई जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा तो कोई नियम ही नहीं है, लेकिन ऑप्शन पूरा करने के लिए बनाया गया। तो जड़त्व का नियम कौन सा है? पहला नियम है। अब और कठिन एग्जाम में सवाल आ सकता है कि इस तरह की बात एक और साइंटिस्ट ने कही थी, तो इसीलिए उसको ये भी कहते हैं गैलीलियो का नियम। ठीक है, ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। मतलब न्यूटन का भी नियम है, गैलीलियो का भी नियम है। ठीक है, तो आपसे सवाल में यह पूछा जा सकता है कि गैलीलियो का नियम न्यूटन के कौन से नियम के सबसे करीब है? तो भी आंसर हो जाएगा पहला नियम। न्यूटन का कौन सा नियम किसी और साइंटिस्ट ने भी दिया था या और फिजिसिस्ट ने भी दिया था? तो हम लोग बोलेंगे पहला वाला नियम। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम पर किस और फिजिसिस्ट ने बात की थी? गैलीलियो। 50 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आप आराम से आंसर दे पाएंगे। आप लोग बहुत होशियार हैं। अब तो 2 फिगर बना देता हूं मैं, विरामावस्था और गति। ठीक है, तो ये अपनी जमीन है, जमीन के ऊपर एक पिंड रखा हुआ है, ये भी जमीन है, जमीन के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, बॉल रुकी है, तो ये गति का डायग्राम हो जाएगा और ये विरामावस्था का डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, जब भी याद रखिएगा फिजिक्स में एरो लग जाए किसी चीज में, तीर लग जाए, तो यानी कि वो आगे की ओर बढ़ रही होगी। अब बाकी बल वगैरह भी लगाएंगे अभी और बल पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब फिर से हमारी बात आ जाती है कि ये लुढ़कती हुई गेंद हमारे, जब हम लोग का एक्सपीरियंस रहता है तो रुक जाती है, तो कोई बाहरी बल लग रहा होगा। तो किस बाहरी बल की वजह से रुक जाती है? जब बॉल रुक जाती है तो कौन सा बाहरी बल लगता है? वो बाहरी बल होता है घर्षण। घर्षण की वजह से रुक जाता है। और आपको बता दें बच्चों, घर्षण जमीन पृथ्वी की सतह से ही नहीं आता, घर्षण हवा से भी आ जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला घर्षण जल से भी आ जाता है। ठीक है, तो घर्षण हर जगह
और घर्षण जरूरी भी है, घर्षण अपने आप में एक चैप्टर है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग गति का द्वितीय नियम पे। जैसा मैंने कहा था कि हम लोग बल पर और डिस्कशन करेंगे, तो दूसरा नियम जो है वो खासकर बल पर फोकस करता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। तो ज्यादा इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। F किसके बराबर होता है? m और A के गुणनफल के बराबर होता है, यही यहाँ पे कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा पिंड है, वो इस तरह रखा हुआ है, भाई विरामावस्था में ऐश कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस पे हम लोगों ने क्या किया, अपनी तरफ से F लगा दिया, बल लगा दिया कि तुम चलो भाई। तो हो सकता है चले, हो सकता है ना चले, घर्षण जो है वो उसको रोके रहेगा। लेकिन जब तक हम लोग न्यूटन की बात कर रहे हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम की बात कर रहे हैं, तो न्यूटन बोल रहे हैं कि कोई घर्षण है ही नहीं, आप घर्षण की बिल्कुल चिंता ही ना करें। अभी मान के चलिए कि यहाँ पर जो नीचे सतह है वो चिकनी है, स्मूथ है, फ्रिक्शन लेस है, घर्षण रहित है, ये सारे नाम आपको सुनने को मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही थोड़ा सा भी बल लगाएंगे तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि F में एक तीर लगाए, त्वरण में 2 तीर लगाए तो त्वरण F का डबल होगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। इसका द्रव्यमान क्या है? m है। तो बस सीधे सीधे हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है F बराबर m गुणा a, m और a का गुणनफल होता है, यही आपका दूसरा नियम कह रहा है। तो F बराबर m गुणा a लिखें या फिर केवल F बराबर ma लिखें। इसमें F क्यों बोला जाता है? क्योंकि बल को अंग्रेजी में बोलते हैं फोर्स, m को अंग्रेजी में बोलते हैं यानी कि द्रव्यमान को अंग्रेजी में बोलते हैं मास, और a को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेलरेशन, a यानी कि त्वरण, ठीक है। तो फोर्स हो गया क्या अपना? बल। मास हो गया क्या? द्रव्यमान। और ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया त्वरण, ठीक है। अब सबकी अपनी अपनी इकाई भी होती है। बल की इकाई क्या होती है बता सकते हैं आप लोग? बल की इकाई क्या होती है? अरे भाई किसका नियम पढ़ रहे हैं? न्यूटन का नियम पढ़ रहे हैं। तो बल की इकाई, न्यूटन जी को सम्मान देने के लिए बल की इकाई का ही नाम क्या हो गया? न्यूटन, ठीक है। द्रव्यमान की इकाई क्या है? आप जानते हैं, किलोग्राम। और त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो अब इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते हैं हम लोग, केवल n लिख देते हैं, और यहाँ पे केवल kg लिख देते हैं, और यहाँ पे केवल मीटर प्रति सेकंड लिख देते हैं। हमेशा मैं इस बात की चर्चा करूंगा, जब भी कोई इकाई किसी साइंटिस्ट के नाम पे होती है, तो जब साइंटिस्ट का नाम पूरा पूरा लिखा जाए इकाई के रूप में, तो न्यूटन का n छोटा होता है। और जब साइंटिस्ट के नाम पर इकाई जो बनी है उसका कोई सिंबल लिया जाए, उसका कोई सूचक लिया जाए, कोई चिन्ह लिया जाए, जैसे न्यूटन का चिन्ह n है, तो ये n बड़ा लिखा जाएगा, लेकिन न्यूटन पूरा पूरा लिखेंगे तो उनका n छोटा लिखा जाएगा। उसी तरह आगे जूल भी आएगा, तो जूल में j बड़ा लिखा जाएगा, लेकिन पूरा जूल लिखेंगे तो पूरे जूल का j छोटा लिखा जाएगा। इस बात पे हमेशा ध्यान रखिएगा। रेलवे ग्रुप डी में इसी बात पे सवाल आ गया था कि मान लीजिए, अभी मुझे सवाल याद नहीं है, लेकिन कुछ इसी तरह का था कि जैसे आपसे पूछा जाए कि बल की इकाई क्या है, ठीक है, बल की इकाई क्या है, तो उन्होंने क्या पूछा था? न्यूटन, 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 न्यूटन मीटर, ठीक है। इस तरह ऑप्शन पूछेगा। तो बच्चों को लगा ये क्या मतलब, स्पेलिंग मिस्टेक, ये तो एक ही चीज, एक ही ऑप्शन दो में आ गए। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे और क्वेश्चन छोड़ के चले आए, या फिर अपने मर्जी का हनुमान जी का सहारा ले लिया, कुछ भी बोल दिया। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। इसमें आपको क्या करके आना था? ये वाला ऑप्शन करके आना। तो वो यही चेक करना चाहते थे कि आप छोटा n और बड़ा n का अंतर वाली बात जानते हैं या नहीं जानते। जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगाएं, तब तक उस वस्तु पर
कोई त्वरण भी नहीं उत्पन्न होता, कोई त्वरण भी नहीं उत्पन्न होता। तो अगर ये बात लिखी जा रही है तो ये प्रथम नियम की भी बात कंफर्म कर रहा है और ये द्वितीय नियम की भी बात कंफर्म कर रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे त्वरण शब्द आ गया जो कि प्रथम नियम में चर्चा का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए अगर कोई पूछे कि ये जो वाक्य लिखा है इसमें कौन सा नियम आ रहा है सेकंड, तो हम लोग सेकंड करेंगे। फिर वही बात, अगर इसमें पूछा जाए कौन सा नियम आ रहा है, एक एक और दो दोनों तीसरा, तो हम लोग एक और दो दोनों में करके आएंगे, है जो सही और बहुत सही वाला कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। तो ऐसे स्थिति में मान लीजिए पूछा जाए प्रथम नियम, द्वितीय नियम, 1 और 2 और 3, तो इस केस में हम लोग 1 और 2 करके आएंगे। अगर ऑप्शन बहुत ही घटिया है, कैसे 1 2 3 4, वही चौथा नियम तो होता ही नहीं, तब हम लोग ऐसे स्थिति में क्या करके आएंगे, दूसरा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं पहला नियम जो है वो दूसरे नियम का ही एक रूप है ना। पहला नियम जो है वो दूसरे नियम का ही एक रूप है, यानी दूसरा नियम ज्यादा डिटेल बता रहा है, उसका समरी पहला नियम बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहला फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का ही एक रूप है या हिस्सा है ना। ठीक, तो ये भी बात लिख ले। दूसरा वाला क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर लिख ही लेते हैं। चलिए पहले प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर कोई एक्शन होता है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। अगर आप अपने एक दुश्मन को एक तमाचा मारते हैं तो वो भी आपके एक तमाचा मारेगा, ऐसा टाइप का कुछ नहीं होगा। लेकिन 10 भी मार सकता है, मतलब कौन कितना मजबूत है इस पे निर्भर करता है। लेकिन यहां पर बात अगर आप देखेंगे तो हमेशा इक्वल की बात हो रही है, विपरीत दिशा में होगा और उसके बराबर होगा। अब इसको समझते हैं हम लोग कुछ उदाहरणों से। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग नाव में देखते हैं, मतलब जो नाव है इधर पानी भरा हुआ, ठीक है, फिर हम लोग इस नाव को, ये विरामावस्था में है, अपना रुकी हुई है, इसे हम लोग अपने बल से चलाना चाहते हैं। तो क्या होता है, नाव को शुरू में जब चलाते हैं तो इसको धक्का देते हैं, पीछे पैर से धक्का देते हैं और फिर नाव आगे बढ़ती है। हमें नाव को आगे ले जाना है लेकिन हम लोग धक्का पीछे की तरफ देते हैं। पीछे धक्का देते हैं, उसके बराबर प्रतिक्रिया आगे की तरफ होती है, यानी कि मतलब उल्टी दिशा में है कि नहीं। हम धक्का यहां दे रहे हैं लेकिन नाव अपनी आगे की तरफ बढ़ रही है, ये बात हो जाती है विपरीत दिशा की। तो जितना बल हम इसमें लगाते हैं उतना ही बल नाव को मिल जाता है और नाव हमारी आगे चल पड़ती है। लेकिन हमारे नाविक को बार बार नाव खेलना पड़ता है, चप्पू चलाते रहना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि नाव और पानी उनके बीच में भी घर्षण है, उस घर्षण का विरोध हमें लगातार करते रहना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहां से देख सकते हैं। और भी उदाहरण है, जैसे जब कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है तो जैसे ही बंदूक चलाता है तो पीछे की ओर धक्का पड़ता है, तो एकदम से गोली आगे की तरफ पड़ती है, चलती है, बढ़ती है, तो जो चलाने वाला है वो पीछे की तरफ बढ़ जाता है। पुराने जमाने में जो तोप होती थी, राजा महाराजा लोग इस्तेमाल करते थे,
उस तोप में भी यही होता था, जब गोला यहां आगे गिर जाता था तो तोप पीछे की तरफ भगने लगती थी। ठीक है, आजकल बहुत मॉडर्न जो तोपें आने लगी हैं उसमें क्या होता है कि यही आगे खटक और धीरे धीरे पीछे की तरफ, जैसे बोफोर्स तोप वगैरह में आप देखें तो उसमें क्या होगा, पहिया उनका नहीं घूमेगा, यही जो होगा वो आगे से पीछे समेटने लगेगा, लेकिन हाँ एक्शन रिएक्शन तो होता है। ठीक है, तो पहला नियम जो है जड़त्व का नियम है, दूसरा नियम जो है वो त्वरण का नियम है, और तीसरा नियम जो है वो प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है जड़त्व, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है त्वरण, और यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रतिक्रिया। इन्हीं नाम से भी आपको पूछा जा सकता है। उसी तरह इसमें एक और बहुत, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया में बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, जैसे रॉकेट होता है तो रॉकेट ऊपर जाता है तो नीचे की तरफ गैसें छोड़ते हुए जाता है, तो गैस नीचे की तरफ जाता है जिससे कि रॉकेट को ऊपर जाने में मदद मिलती है। तो ऐसा ये भी किस नियम के कारण होता है, तृतीय नियम के कारण होता है। चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लग जाना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। जैसे अब पूछा जाए कि अगर आप बस में चल रहे हैं तो बस में, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लग जाएगा। मान लीजिए कि हमारी बस जो है इधर की तरफ जा रही है और ड्राइवर चलती हुई गाड़ी में, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगा देता है, तो हम लोग क्या होंगे, आगे की ओर गिरने लगेंगे। तो ये कौन से नियम का पालन करता है, ये तृतीय का पालन नहीं करता है। ये किसका पालन करता है, प्रथम नियम का पालन करते हैं। अब बताते हैं कैसे। यहां पे एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा, यहां पे ये हो रहा है कि जब बस चल रही है तो बस का फर्श भी चल रहा है, बस के फर्श के ऊपर आपके पैर रखे हुए हैं, आपके पैर भी चल रहे हैं। चलिए थोड़ी सी जगह खाली करके बना ही लेते हैं इसको, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर बस चल रही है आपकी तो मैं केवल बस का फर्श बना रहा हूं। ठीक है, फर्श में आप खड़े हैं, आपका बढ़िया पतला दुबला शरीर है, विद्यार्थी हैं आप, है ना, ज्यादा खाना खाते नहीं है आप लोग, मेहनत ज्यादा करते हैं, लेकिन सर आपका खूब बड़ा है। ठीक है, क्योंकि दिमाग आपके पास ज्यादा है। ठीक है, तो बस की जो फर्श है वो लगातार आगे की तरफ चल रही है, आगे कहीं ड्राइवर बैठा हुआ है, फर्श भी चल रहा है, आपके फर्श पे पैर चिपके हुए वो भी चल रहे हैं, और आपका सर भी आगे चल रहा है। यानी कि आपका शरीर का हर एक भाग इसी वेलोसिटी से, यानी इसी वेग से आगे चल रहा है। ठीक है, अब अचानक ब्रेक जब लग जाएगा तो जैसे ही ब्रेक लगेगा वैसे ही बस की फर्श रुक जाएगी, तो आपके पैर जो है वो उसमें फिक्स है, एक तरीके से घर्षण की वजह से रुके हुए हैं, तो पैर आपके वहीं पर जो बस की फर्श है उसके साथ तुरंत रुक जाएंगे। परंतु ऊपर वाला भाग तो अभी भी चल रहा है, वो तो मतलब क्योंकि आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है ना, आपके शरीर में लचक है, कमर में कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई लकड़ी के या लोहे के नहीं बने हुए हैं, है ना, तो आपके शरीर में लचक होने के कारण आपका जो पैर है वो रुक जाएंगे, लेकिन सर आगे की तरफ झुक जाएगा। अगर ब्रेक बहुत तेजी से लगा और आप संभल नहीं पाए तो आप आगे की तरफ गिर जाएंगे और आपकी नाक टूट जाएगी। ठीक है, ये तब होगा जब अचानक ब्रेक लग रहा है चलती हुई बस में। अब उल्टी सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, अब आपकी बस जो है वो रुकी हुई है, पहले से ही रुकी हुई है, और एकदम से त्वरण लेकर बस नहीं, इस बार हम लोग कोई तेज गाड़ी की बात करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग टाटा सुमो टाइप की चीज है या बोलेरो टाइप की चीज है, लेकिन आप उसमें बैठे हैं या किसी तरह खड़े हो गए, या मान लीजिए लोडर है, लोडर खाली है, आप उसमें पीछे खड़े हुए हैं और एकदम से लोडर स्टार्ट होके तेजी से चलने लगा, तो आप क्या होता है, पीछे की तरफ धक्का पाते हैं। तब क्या होता है, आपका पूरा शरीर रुका हुआ, ये भी रुका, ये भी रुका, ये भी रुका, पैर भी रुके हैं, फर्श भी रुका हुआ है, और एकदम से चल जाएगा तो ये
आगे बढ़ जाएगा, लेकिन सर तो आपका अभी भी रुका हुआ है, तो अभी भी रुका हुआ है तो सर आपका पीछे की तरफ गिर जाए। तो इसीलिए अगर आपकी गाड़ी एकदम से चल जाती है तो आपकी पीछे चोट आएगी, और अगर एकदम से गाड़ी रुक जाती है तो आपकी नाक में चोट आएगी। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए, उसे मैं लिख भी देता हूं। तो चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से व्यक्ति आगे की ओर झुकता है या गिर जाता है। इसका कारण क्या है कि जो चीज चल रही है वो हमेशा चलती रहेगी। तो न्यूटन का प्रथम नियम, इसके कारण ऐसा होता है। और दूसरी बात, रुकी बस अचानक चल पड़ने पर व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है। तो यानी कि जो चीज रुकी हुई है वो हमेशा रुकी रहना चाहती है, इसलिए ये भी प्रथम नियम का ही पालन करता है। अभी काफी अच्छे से इस डायग्राम से हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं कि आपके पैर जो हैं वो जमीन पर घर्षण की वजह से लगभग चिपके हुए हैं, तो जो स्थिति जमीन की होगी वही पैरों की होगी, लेकिन सर जो है अपनी स्थिति में बने रहना चाहता है, इसलिए या तो सर आगे की तरफ झुक जाता है या पूरा पूरा व्यक्ति गिर जाता है, या सर पीछे की तरफ झुकता है या पूरा पूरा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। तो देखिए पहले वाले का अगर हम लोग चित्र बनाना चाहें तो उसमें क्या हो जाएगा, अपना व्यक्ति जो है वो थोड़ा ऐसा आगे की तरफ गिरने लगेगा, और दूसरे वाले का अगर चित्र बनाया जाए तो अपना व्यक्ति ऐसा पीछे की तरफ, दोनों बार देखिए काफी दुखी।